आपका हमने मेटल करा दिया था, तो थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा जो पार्ट है मेटल के उसमें आपके रह गए थे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम थोड़ा सा देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कह रहा है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है अगर डिस्प्लेस कर दे, किसको डिस्प्लेस कर दे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो हमारा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखना चाहें तो हमने कहा कि जिंक अगर हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है इसमें रिलीज होगी। अब ठीक है, इसके बाद जिंक जो है हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये क्या है आपका, ये आपका एसिड है और ये कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इसकी एक भी बूंद हमारे पाम पे पड़ जाए तो वो क्या होगा, उतनी जगह को पूरा बर्न कर देगा। बहुत ही ज्यादा पावरफुल एसिड होता है। तो जिंक ग्रेनुअल को अगर हाइड्रोजन सल्फेट सोल्यूशन में आप डालते हो तो जिंक सल्फेट आपका ZnSO4 सोल्यूशन बनता है और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है। इसके बाद है हमारा एलॉय। एलॉय क्या है, टू और मोर देन, मतलब हम कह सकते हैं कंबाइन, दो या दो से अधिक, टू और मोर मेटल अगर कंबाइन हो रहे हैं तो वो आपके, चाहे वो मेटल हो या हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल हो, अगर ये कंबाइन हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, एलॉय कहलाएंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं क्या, यूटेंसिल। यूटेंसिल आपका एक एलॉय की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हमने आपको एलॉय बताया, हमने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया। और अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हो कि एवोल्यूशन के बारे में कि एसिड क्या है, बेस क्या है, तो एसिड के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो हम यहीं पे आपको बता दे रहे हैं कि एसिड क्या होता है, जो H+ आयन कंटेन करे, H+ आयन कंटेन करे वो हमारा एसिड होता है। और बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, जो हमारा OH- आयन कंटेन करता है वो हमारा बेस होता है। अब एसिड में भी आपके होते हैं दो, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक आपका वीक एसिड होता है। और बेस में भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक बेस भी होता है। और अगर हम इन्हीं को लेके चलते हैं, एसिड और बेस में हम इनको लेके चलते हैं, तो किसमें, किस स्केल पे लेके चलते हैं, हम जनरली आपको बता सकते हैं यहाँ पे कि पीएच स्केल आप ले लो, है ना। पीएच स्केल पे अगर हम इसका निर्धारण करें तो पीएच स्केल में 7 वैल्यू होती है, 0 होता है और ये 14 होता है। ठीक है ना। तो पीएच स्केल अगर आपको कहीं सोने में रख, ठीक है, तो हमने कहा कि पीएच स्केल यहां बना लेते हैं हम, पीएच स्केल, ठीक है ना। एसिड और बेस को हम किस तरीके से मतलब करेंगे, तो ये 7 हो गया, ये 0 हो गया और ये 14 हो गया, ये हमारा पीएच स्केल है। अब इस पीएच स्केल में हमें बताया कि अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो क्या है, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब होता है कि ना वो एसिड होगा ना वो बेस होगा। लाइक का एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं क्या, सॉल्ट। सॉल्ट क्या है आपका, न्यूट्रल है। और अगर पीएच जो है वो लेस देन 7 है तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिड होगा, एसिडिक होगा। अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा। और अगर पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, तो वो बेसिक होगा। ठीक है ना। अब जितना कम होगा पीएच की वैल्यू, जितना कम होगी 7 से अगर बहुत कम होगा, मान लो हम कह सकते हैं कि पीएच की वैल्यू मान लो हमारी 2 है और 3, तो सबसे ज्यादा कौन सा एसिडिक होगा, तो जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और जितना ज्यादा पीएच होगा, अगर हम कहते हैं कि 7 से 14 के बीच में एक पीएच की वैल्यू है 12 और एक पीएच की वैल्यू है 30, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, 30। तो बेसिक में हम अगर जाएंगे तो जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितना
बेसिक में जाएंगे, जितना ज्यादा होगा पीएच की वैल्यू उतना ही वो बेसिक होगा। तो कम, जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर पीएच अगर 7 से ज्यादा और 14 से कम है तो जितनी ज्यादा हम उनके नंबर में बढ़ेंगे उनकी बेसिस की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाएगी। इसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा एसिड बेस में कि एसिड बेस क्या है, जो H+ आयन कंटेन करता है, एसिड है, OH- आयन कंटेन करता है, बेस है। बेस में आपको हमने कल ही बताया था कि एल्कली, एल्कली क्या होता है कि ऐसे बेसेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में मिक्स हो जाए, वो हमारे एल्कलीन होते हैं। कौन कौन से एग्जांपल होते हैं आपके, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम। ये ऐसे आपके एलिमेंट्स हैं, ऐसे आपके मेटल हैं जो वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एक हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन देते हैं, एक बेस की फॉर्मेशन देते हैं। इसके बाद है हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल में हम देखेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन। अब ये आपके नॉन मेटल में आते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। O से O का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, O, और H का मतलब है हाइड्रोजन, ठीक है, और N का मतलब है नाइट्रोजन, और C का मतलब क्या है, C का मतलब है कार्बन, और S का मतलब है सिलिकॉन, और H का मतलब है सल्फर, ठीक है ना। तो ये हमारे सारे नॉन मेटल्स हैं। अब हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21% है, कितने परसेंट है, और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे अर्थ क्रस्ट पे है, और सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे मोस्ट अमाउंट में ये जो है प्रेजेंट है, कहाँ पे, अर्थ में। और ये यूनिवर्स के लिए सबसे ज्यादा, अगर हम कह दें कि मोस्ट एबंडेंट आपके कौन सी गैसेज है जो प्रेजेंट है पूरे यूनिवर्स में, वो कौन सी गैस है, वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। इसके बाद नाइट्रोजन की बात आती है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन आपका ये हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है प्रेजेंट, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन बहुत तरीके से हम नाइट्रोजन को डिफाइन कर सकते हैं, बहुत तरीकों से जान सकते हैं। चाहे फर्टिलिटी बढ़ाने की बात करी जाए, वहां भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है, नाइट्रोजन गैस की जरूरत होती है। आप चिप्स के पैकेट्स में जो चिप्स वगैरह ऑक्सीडाइज नहीं होने पाता, उसमें हवा भरी होती है, वो भी आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। हम कह सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में अगर सबसे ज्यादा अमाउंट में कोई भी गैस प्रेजेंट है तो वो आपकी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। इसके बाद है हमारा कार्बन। तो कार्बन आपको पता ही है कि कार्बन जो है हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें, हम जितने भी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, सभी जो ऑब्जेक्ट हैं वो कार्बन से मिलकर के बनी होती हैं। चाहे हम मान लो पेन ले ले, कुछ भी हम करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बर्न कराते हैं, अगर वो ब्लैकिश कलर की फॉर्मेशन देती हैं तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में कार्बन है। तो ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो ह्यूमन हो, ह्यूमन में भी कार्बन है, ठीक है ना, चेयर है, पेन है, मतलब कि आपके यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट बनी है, एक आध कोई एक्सेप्शन में हो जाए तो सभी चीजें जो हैं वो कार्बन से मिलकर के बनी है, ठीक है। इसके बाद है सिलिकॉन। ये आपका सेकंड एबंडेंट मोस्ट एलिमेंट होता है सिलिकॉन, और जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा है आपका, अर्थ क्रस्ट के लिए ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, मोस्ट एबंडेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, और हाइड्रोजन हमारे पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसके बाद सिलिकॉन जो है ये हमारा सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है। और इसके बाद है सल्फर। सल्फर भी हमारा क्या है, ये गैस है, ठीक है ना। इसके बाद और ये जो सल्फर है ये बहुत ही हार्मफुल गैसेज होती हैं जो एसिड रेन की निर्धारक भी होती हैं। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं मार्च या मई के मंथ में, अप्रैल या मई के मंथ में जो बारिश होती है तो उसमें जो हम बोलते हैं कि तरह तरह की बीमारियां जो है फैलने लगती हैं। एक तरीके से स्टोन कैंसर के लिए भी बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। स्टोन को की हालत भी बहुत ही खराब कर सकती है सल्फर। आप ताजमहल वगैरह उसमें जो कलर है उसके देखो कितने बिगाड़ से होते जा रहे हैं, क्योंकि एसिड रेन हम कहते हैं कि बहुत ही खतरनाक गैस होती है, खतरनाक रेन होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मफुल
चीजें होती हैं जो कि हम क्या कहते हैं कि जो अप्रैल और मई के मंथ में जब धूप होती है तो नालों का जितने भी गंदगियां होती है सारी क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होकर के वो एक क्लाउड की फॉर्मेशन देती हैं और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस जो प्रेजेंट होकर के वो मिक्स हो जाती हैं। इसके बाद जब वो रेन होती है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एसिड रेन। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी के लिए भी, हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ही हार्मफुल होगा, क्योंकि जब वो स्टोन के लिए खतरनाक है तो हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके बाद तो इनकी हम प्रॉपर्टी पे आते हैं नॉन मेटल की। ठीक है ना, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, हार्डनेस। अब भैया एक्सेप्शंस में हम आगे डायमंड को छोड़ दें, क्योंकि डायमंड भी नॉन मेटल में आता है और डायमंड आपका हार्ड होता है। अब एक्सेप्शंस में हम अगर डायमंड को छोड़ दें, एक्सेप्शंस में हम अगर डायमंड को छोड़ दें, ठीक है ना, एक्सेप्शंस में अगर हम डायमंड को छोड़ दें तो जितने भी आपके होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, हम आसानी से उनको ब्रेक कर सकते हैं। उतनी मेटल के पर्पज में उतने वो हार्ड नहीं होते हैं। इसके बाद है हमारा लस्ट्रस। अब हमने बताया कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो शाइनी नहीं होते, वो चमकदार नहीं होते। मेटल्स हमने आपको बताया कि शाइनी होते हैं, तो नॉन मेटल जो है शाइनी नहीं होते हैं। अगर एक्सेप्शंस की बात की जाए तो हमारा ग्रेफाइट हो गया और सॉल्ट हो गया, ये आपके क्या आते हैं, लस्ट्रस में आते हैं, शाइनी। मतलब ये आपके क्या है, ये आपके एक्सेप्शंस में आते हैं कि नॉन मेटल में अगर पूछ ले कि कौन है जो शाइनी होते हैं तो आपके ग्रेफाइट हो गया, सॉल्ट हो गया, आयोडीन हो गया, है ना। अब ग्रेफाइट के साथ भी हम आयोडीन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद मैलिबिलिटी, भैया जिस तरीके से हम मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट में, जिस तरीके से हम मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल में ऐसी कोई मैलिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये ब्रिटल हो जाएगी, टूट जाएगी, तो हम इसकी कोई मैलिबिलिटी नहीं होती है। और कंडक्टिविटी की बात अगर हम करते हैं तो कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस एक्सेप्शन की बात करते कि कौन सा वो नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो वो कौन सा है, वो हमारा ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये ग्रेफाइट हमें पता कैसे चलेगा, जो हमारी पेंसिल की नोक होती है, ठीक है ना, वो हमारी ग्रेफाइट होती है। अगर हम चाहें तो उसको भी हम की बना करके उसके द्वारा भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो जानने के लिए कि कंडक्टिविटी नॉन मेटल की क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ फ्री करंट इलेक्ट्रिसिटी है। एक्सेप्शंस की बात अगर आएगी तो ये ग्रेफाइट होती है। अगर हम नॉन मेटल्स को जाने तो नॉन मेटल्स आपके दो फॉर्मेशन होती है, नॉन मेटल आपके दो फॉर्मेशन होती है। वो कौन कौन सी होती है, पहला सॉलिड, दूसरा गैसेस। लेकिन एक्सेप्शंस में एक लिक्विड में भी होता है, एक्सेप्शन में एक लिक्विड में भी होता है। वो कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड में होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आप थोड़ी देर आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद है हमारा डक्टाइल। तो डक्टाइल भी आपके नहीं होते, मतलब हम मेटल को भैया थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मेटल को हम थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस की बात की जाए तो कार्बन वायर है, फाइबर है आपके, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बन फाइबर। इसके बाद हमारा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसकी नॉन मेटल की। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, नॉन मेटल की लो होती है और मेटल की क्या होती है, हाई होती है। मेटल में एक्सेप्शन में हमने बताया किसकी लो होती है, और एक्सेप्शंस में नॉन मेटल की होती है किसकी हाई होती है, कार्बन की। कार्बन की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। सिलिकॉन की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, और बोरॉन की क्या होती है, हाई होती है। इन तीन चीजों को छोड़ करके जितने भी नॉन मेटल हैं सबकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है,
इन तीनों को छोड़ करके, इन तीनों की हाई होती है। इसके बाद सोनारिटी, तो भैया नॉन मेटल जो है सोनारिटी प्रोड्यूस नहीं करते, नॉन मेटल इज नॉट प्रोड्यूस सोनारिटी, ठीक है ना, नॉन मेटल सोनारिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब आपका एक लास्ट में बच जाता है कि नॉन मेटल की फॉर्मेशन हमने बताई, सॉलिड और गैसेस की फॉर्मेशन होती है। एक्सेप्शंस के लिए अगर हम बात करें तो दो चीजें होती हैं, एक आपकी ब्रोमीन होती है और एक आपकी मरकरी होती है। तो अब इन दो चीजों में ये आपके लिए है, ये आप में आप बताओगे कि कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटल है, और ये दोनों मेटल या नॉन मेटल में लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर है इस, और ये आपको बताना है कि ब्रोमीन मेटल में आता है ना, ये दोनों लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ये दोनों हैं। अब ये आपको बताना है कि कौन सा मेटल है और कौन सा, मतलब एक तरीके से लिक्विड की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपके लिए, आप कमेंट करिएगा, आप इसके आंसर जरूर बताइएगा, और मुझे लगता है कि आपके लिए क्लास बहुत ही अच्छी है और इसके आपके बहुत सारे बेनिफिट्स मिले होंगे, मैं यही आशा करता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकन बटन जरूर दबाएंगे। धन्यवाद।